Assalamualaikum. Welcome to Han Digital Nursing Academy. Today our topic is autonomic nervous system of the pharmacology, and we will cover the part of introduction today. Okay, so we will start the lecture. Autonomic nervous system. There's a separate chapter of introduction of the autonomic nervous system in our Lippincott and Katzen both. So we will firstly basically cover some basic terms ताकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स है जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, वो काम क्या करता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, जिनकी एक्टिवेशन और इनहिबिशन से हमारी बॉडी के अंदर कौन सा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था और ये हमारी बॉडी के अंदर किन पार्ट्स में से निकलता है और ये कहाँ पे जाके इसकी इनर्वेशन होती है। तो सबसे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ से ब्रांच करे। सबसे पहले हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसके आगे दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर बेसिक्स। और इसके अंदर हमने अब आगे इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा CNS एंड सेकंड वन विल बी PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनकी जस्ट लोकेशन का डिफरेंस है, बाकी इनके अंदर न्यूरॉन्स वगैरह वो सारी चीज़ें सेम ही होंगी। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक होगा ब्रेन और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा उसके अंदर ऑल न्यूरॉन्स दैट आर आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो वो हमारी पेरिफेरीज के अंदर जहाँ कहीं भी होंगी उनको हम कहेंगे कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, अब जो क्योंकि हमारा कंसर्न है, हमने आगे जाके ये पढ़ना है कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के और उसके डिविजन्स कौन कौन से हैं, तो हमने फिलहाल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुछ भी नहीं करना। ठीक है, हमने जो अब पढ़ना है आगे वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने आगे लेकर चलना है। इसकी मेन दो ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, इसकी फर्दर आगे दो डिविजन्स होती हैं, उनमें से एक को हम कहते हैं कि इट्स इफरेंट डिवीजन एंड द सेकंड वन विल बी एफरेंट डिवीजन। ठीक है, एफरेंट डिवीजन। अब इन दोनों के अंदर अब इसके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का होता है, जो हमारी इफरेंट डिवीजन होती है ना, वो जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से दूर लेकर जाती है। इट कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम ब्रेन टूवर्ड पेरिफेरी। ठीक है, और जो होती है हमारी एफरेंट ब्रांच होती है, जाहिर सी बात है इसके उल्ट होगी, तो वो होती है कि इट कैरी सिग्नल्स, इट ब्रिंग सिग्नल्स फ्रॉम पेरिफेरी टू द ब्रेन। फ्रॉम पेरिफेरी टू ब्रेन। ठीक है, तो अब क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारे ब्रेन को काम करना है तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो आपके पास कोई ऐसी डिवीजन होनी चाहिए जो कि इनपुट सिग्नल को आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाए। ठीक है, और दूसरी कोई ऐसी होनी चाहिए कि वो जो इनपुट सिग्नल्स इफरेंट डिवीजन के थ्रू आपके ब्रेन के पास जा रहा है, उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स आपका ब्रेन प्रोड्यूस करेगा और वो पेरिफेरी की तरफ जाना है, उसको इफरेंट डिवीजन लेकर जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एफरेंट डिवीजन होती है वो होती है, हम इसको सेंसरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये सेंसरी इनपुट सिग्नल्स जो होते हैं वो
ब्रेन की तरफ लेकर जाती है ताकि ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जो इफरेंट डिवीजन होती है उसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सी होती है, ये मोटर डिवीजन होती है। ठीक है, सो आई विल मेंशन इट हियर कि ये मोटर डिवीजन हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम पे एक एक्टिवेट होकर दूसरी नहीं। जाहिर सी बात है, जब ब्रेन को एक सेंसरी इनपुट जाएगा तभी वो एक मोटर इनपुट आउटपुट जो है वो हमें दे सकेगा। तो जो पेरिफेरी से सारा सिग्नल, फॉर एग्जांपल आपके हार्ट में कोई ऐसा सिनेरियो चल रहा है, अगर आपके आउटपुट कम हो गया कार्डिक आउटपुट, तो उस मैसेज को एफरेंट डिवीजन लेकर जाएगी ब्रेन की तरफ। और उसके रिस्पॉन्स में आपका जो ब्रेन होगा वो अगर कोई रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कराना चाह रहा है तो उसको जो न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे वो होंगे एफरेंट डिवीजन के न्यूरॉन्स होंगे, वो उसको पेरिफेरी की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो किस वाली ब्रांच से वो कर रहा होता है, वो कर रहा होता है इफरेंट ब्रांच से। ठीक है, अब जो हमारी इफरेंट ब्रांच होती है इसके भी आगे दो पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ से अब हमें पता चलेगा कि एएनएस कैसे करके काम करती है। एक होती है सोमैटिक और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। जो सोमैटिक होती है वो उन सारे प्रोसेस से रिलेट होती है जो कि हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे। ठीक है, वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। तो उसको जो डिवीजन कंट्रोल करी होती है वो होती है सोमैटिक डिवीजन होती है। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी। और जो होता है एएनएस वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो ये ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी के उन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वाइटल फॉर functions that are without conscious control of our mind। ठीक है, तो यहाँ से अब हम पता चलेगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हम कह रहे हैं कि ऑटोनॉमिक यानी कि जो ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है, जिसके लिए हमें एक कॉन्शियस एक वॉलंटरी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो वाला जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारी बॉडी के ऐसे सारे फंक्शन, ऐसे सारे प्रोसेसेस जो कि हमारे सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं उनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि जी उनमें हमारा विसरल स्मूथ मसल्स आ सकते हैं, यानी कि हमारे विसराज के जितने भी मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और उनकी रिलैक्सेशन जो होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। सेकंड, उसके अंदर हो सकते हैं कार्डिक मसल्स, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो उनको भी जो सप्लाई होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद हो सकता है कि उसके बाद हमारे वेस्कुलेचर जो होता है, हमारी जो वेसल्स होती हैं उनको भी जो सप्लाई जा रही होती है उनके मसल्स को, उनके एपिथेलियम को, वो सारी भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जा रही होती है। और इसके अलावा जो हो सकता है वो हो सकता है ग्लैंड्स। ठीक है, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो भी सेक्रीशंस वगैरह होंगी उनको भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होगा। तो बॉडी के ऐसे सारे प्रोसेसेस जो कि सब कॉन्शियस कंट्रोल या अनकॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं उन सबको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो था वो कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अंदर हमारे विसरल स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन आ सकती है। तो उससे उससे जो हम कह सकते हैं कि उससे जो रिजल्टेंट एक रिस्पॉन्स होगा वो क्या हो सकता है, डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है एक तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अगर हम कार्डिक आउटपुट की बात करें तो कार्डिक मसल्स की सॉरी बात करें तो कार्डिक मसल्स की रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन की रिस्पॉन्स में जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो कार्डिक आउटपुट का कम या ज़्यादा होना हो सकता है। वेस्कुलेचर की अगर बात करें तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करेगा। अगर वेस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड फ्लो जो होगा वो
मीन्स कि ये ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करेगा, वेस्कुलेचर की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, डायलेशन से या कॉन्स्ट्रिक्शन से। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है उसमें ये सेक्रीशंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसका अब हमें बेसिक फंक्शंस पता चल गए हैं कि इसके अंदर जो मेनली इसका फंक्शन है वो ये होता है कि ये बॉडी के उन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगा जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ से स्लाइड से इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो होता है दैट वर्क्स ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री एंड वर्क्स विदाउट योर अवेयरनेस। उसके अंदर हमारी हार्ट बीट आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है इफरंट न्यूरॉन्स और एफरंट न्यूरॉन्स। इफरंट न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं? जो कि सिग्नल्स को कैरी करके जा रही होती हैं फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन्स, यानी कि फ्रॉम ब्रेन टू पेरिफेरीज, तो इसलिए हम उनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो एफरंट न्यूरॉन्स होती हैं वो वाली न्यूरॉन्स होती हैं जो कि सिग्नल्स को कैरी कर रही होती हैं फ्रॉम ऑर्गन्स टू द ब्रेन, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। अब जैसे कि ब्रेन अगर हार्ट को कोई सिग्नल दे रहा है तो हम कहेंगे कि ये एक मोटर सिग्नल जा रहा है ब्रेन से हार्ट की तरफ। और अगर हम कहेंगे कि हार्ट के अंदर कोई ऐसा उसके फंक्शन के अंदर कोई ऐसा वो हो गया है, उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ गया है, तो उसको जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे और फिर वो रिसेप्टर डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल को ब्रेन की तरफ भेजेंगे, तो ये एक एग्जांपल है सेंसरी न्यूरॉन के फंक्शन की। उसके बाद होते हैं प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी के अंदर पूरे न्यूरॉन्स लाइक दे आर फाइबर, जो कि आपके नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। अगर आपके पास न्यूरॉन्स नहीं है तो आपको ब्रेन जो है वो सिग्नल नहीं देती, दैट एक्ट्स लाइक अ ट्रांसपोर्टर। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो ऐसा नहीं होता कि आपके ब्रेन से एक न्यूरॉन निकला है और फिर वो बॉडी में कहीं भी जा रहा है और उसका कोई अता पता नहीं है और उसकी कोई रेगुलेशन वगैरह जैसा कुछ भी नहीं है। अब न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, बट अभी हमने यहाँ पे गैंग्लियन की बेस पर जो है वो न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्री गैंग्लियोनिक क्या है और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है। इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि गैंग्लियन क्या है, ठीक है। अब ये इमेजिन करें कि गैंग्लियन इज़ अ सेंट्रल और इट्स अ रिले स्टेशन, ठीक है। अब ये गैंग्लियन सेंटर में खड़ा है और यहाँ से एक न्यूरॉन इसके अंदर एंटर हो रहा है और एक न्यूरॉन जो है वो इसमें से एग्जिट कर रहा है, ठीक है। और ये आप समझ लें ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आप इसको कह सकते हैं, या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपका ब्रेन स्टेम होता है, ये आपका CNS होता है। इसके अंदर से आपकी जी एक न्यूरॉन जो जहाँ से निकलेगी उसको हम कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक, क्योंकि वो भी गैंग्लियन के अंदर एंटर नहीं हुई है। और एक होती है हमारे न्यूरॉन जो जहाँ से एग्जिट करेगी, इसको हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और जो एंड पर जहाँ पर जाकर इसने पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन जो होती है उसने जब जहाँ पर जाकर एग्जिट करना होता है या ख़त्म होना होता है, वो आपको कोई भी फैक्टर ऑर्गन हो सकता है, ठीक है। वो आपका हार्ट हो सकता है, वो आपका वेस्कुलेचर हो सकता है, वो आपकी ग्लैंड हो सकता है, कोई भी वो कुछ भी हो सकता है जहाँ पर जाकर आपके ब्रेन को वो एंड सिग्नल पहुँचाना था, ठीक है। तो ओके, ये हमारा ब्रेन स्टेम है जहाँ से सिग्नल ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और नेक्स्ट हमारे पास है जो कि गैंग्लियन में से निकल जाएगी न्यूरॉन, उसको हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है। और गैंग्लियन जो होगा वो बेसिकली इट्स अ टफ्ट ऑफ सेल बॉडीज
ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल आपके पेरिफेरीज के अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपकी ये पूरी आर्म है और उसके अंदर एक सिंगल न्यूरॉन जा रही है, उसके पास उसके अंदर से मल्टीपल न्यूरॉन्स पास कर रही होती हैं, तो वो एक ऐसा जंक्शन बना देते हैं जहाँ पे उन सबकी सेल बॉडीज जो होती हैं वो मिल रही होती हैं, तो उस स्टफ को हम गैंग्लियन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरॉन उस गैंग्लियन से ब्रेन से निकल कर उस गैंग्लियन के अंदर एंटर हो रही होती है उसको हम कहते हैं दैट इज़ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन उस गैंग्लियन में से निकल कर इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जा रही होती है उसको हम कहते हैं दैट इज़ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। तो अब इनकी डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है, ठीक है, और इनका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होती है, जाहिर सी बात है अगर एक न्यूरॉन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, तो ये उसके डेंड्रॉइड्स वगैरह होंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसकी सेल बॉडी होगी, और ये नीचे सारा उसका एक्सॉन होगा, और ये उसके टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। तो अब ये उसकी सेल बॉडी है, तो अब इसकी जो सेल बॉडी होगी ना प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, वो स्टेम करेगी, वो निकलेगी ब्रेन स्टेम में से, ठीक है। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है वो कहाँ से निकलती है, वो प्रेजेंट कहाँ पर होती है, वो ब्रेन के अंदर होती है या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी सेल बॉडी निकलेगी और यहाँ पर ये जाकर इसका जो टर्मिनल होगा ये एंड टर्मिनल यहाँ पर आ जाएगा। अब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगी, जाहिर सी बात है उसकी सेल बॉडी कहाँ से निकलेगी, गैंग्लियन से, क्योंकि वो जिस पोजीशन में इस पोजीशन में ऐसे ऐसे करके गैंग्लियन पड़े हैं, ये डेंड्रॉइड्स हो गए, ये सेल बॉडी हो गई, और इस सेल बॉडी से ये एक्सॉन जा रहा है, और इस एक्सॉन ने जाके इफेक्टर ऑर्गन पे जाके टर्मिनेट हो जाना है, ठीक है। तो जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा उसकी जो सेल बॉडी होगी वो कहाँ से जा रही होगी, वो निकलेगी गैंग्लियन में से, ठीक है। और जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा उसकी जो सेल बॉडी होगी वो आपके ब्रेन स्टेम में से निकलेगी या आपके स्पाइनल कॉर्ड में से निकलेगी। एक इनके अंदर डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, इनके अंदर मल्टीपल डिफरेंसेस हैं जो कि हम आगे साथ साथ पढ़ते रहेंगे।